नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं 5वीं की क्लास टीचर कमला देवरानी। आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ 4 पर्यावरण का संतुलन इस पाठ को सिखाने जा रही हूँ। ये है हमारी किताब पाठ्य पुस्तक परिसर अध्ययन भाग 1 5वीं कक्षा। आज हम इसके पाठ 4 पर्यावरण का संतुलन इस पाठ को सीखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पे इस पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 18 में आपको ये चित्र दिखाई देगा। अच्छा बच्चे बताओ, ये चित्र किसका है? ये चित्र एक तालाब के किनारे का चित्र है। तुम लोग भी गाँव में कभी अपने गांव के आसपास कहीं तालाब, नदी, नाले जैसे स्थान पर गए होंगे। वहाँ तुम लोगों ने इस प्रकार के कुछ चित्र देखे होंगे। अब मुझे बताओ कि इस चित्र में आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस चित्र में गाय है। गाय क्या है? ये सजीव है। इसके बाद हमें चित्र में बैल भी दिखाई देता है। बैल भी एक सजीव है। तालाब के अंदर आप लोगों को रंग बिरंगी मछलियाँ भी वहाँ पे दिखाई दे रही है। मछलियाँ भी सजीव होती है। नदी तालाब के किनारे एक मेंढक भी दिखाई दे रहा है। मेंढक भी एक सजीव है। आप लोगों को चित्र में एक तितली भी दिखाई दे रही होगी। तितली भी एक सजीव है। अब देखो बच्चों, चित्रों में आपको एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। कुत्ता भी क्या है? एक सजीव है। साथ ही आपको चित्र में एक खरगोश दिखाई दे रहा है। ये खरगोश भी एक सजीव है। अब देखिए चित्र में आपको बैल के बाजू में एक बकरी दिखाई दे रही है। बकरी भी एक क्या है? सजीव है। आसमान में आप लोगों को उड़ते हुए पंछी दिखाई दे रहे हैं। वो भी सजीव होते हैं। चित्र में आप लोग को थोड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ये पेड़ भी सजीव होते हैं। इसी प्रकार थोड़े छोटे पौधे भी हैं, घास भी हैं। ये सभी सजीव होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को चित्र में 3 मनुष्य भी दिखाई दे रहे हैं। एक लड़की, एक लड़का और उनके पिताजी। ये तीनों सजीव हैं। इस प्रकार इस पूरे चित्र में हम लोगों को अलग अलग प्रकार के सजीव दिखाई दे रहे हैं। हमने इन सजीवों का ध्यान से हमने निरीक्षण किया। जो जो हमको दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। लेकिन बच्चों, कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम कुछ अनुमान लगाते हैं जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे और भी कोई सजीव थे या नहीं। देखो, ये एक आधा खाया हुआ फल है। यदि तुमको आधा खाया हुआ फल उसके आसपास दिखाई देता है तो इससे क्या अनुमान लगाओगे? यही कि हो सकता है पेड़ पर कोई बंदर चढ़ा होगा और बंदर ने आधा फल खाकर नीचे गिरा दिया होगा। ये फलियां हैं। ये फलियां भी हो सकता है पेड़ में किसी चिड़िया ने या बंदर ने वहाँ पे खाकर नीचे गिरा दिया होगा। वहाँ पे कोई किसी पक्षी के पंख भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि वो जानवर वहाँ पे नहीं है, लेकिन हम पंख देखकर, पंख को पहचान कर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पक्षी आया होगा, जो अब नहीं है मगर पहले वो यहाँ पे आया हुआ हो सकता है। अगर आपको मोर का पंख वहाँ दिखाई दे गिरा हुआ तो हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे मोर आया होगा। अब देखो, यहाँ पे ये तुमको किसी पाँव के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये बाघ के पाँव के चिन्ह हैं।
अगर तुम कहीं पे देखो ये पाँव के चिन्ह तो समझ लोगे कि यहाँ पे कोई बाघ आया था और यहीं से वो चला गया। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? ये गोबर है, इतना सारा गोबर। ये तो गाय का गोबर भी नहीं है, बकरी का गोबर भी नहीं है, ये किसका गोबर हो सकता है? चलो पता लगाते हैं। हाँ, ये तो हाथी का गोबर है, इतना सारा गोबर। ठीक है, अगर इतना सारा गोबर कहीं आपको दिखाई देगा तो आप तुरंत पहचान लोगे कि यहाँ से कोई हाथी गुजरा हुआ होगा। यह हाथी का गोबर है, इसलिए यहाँ से कोई हाथी गया होगा। भले वो हाथी अब यहाँ पे नहीं है, मगर वो गोबर देखकर तुम लोग अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ गोबर है, इसका मतलब ज़रूर हाथी यहाँ से गया होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? घोंसले दिखाई दे रहे हैं। अगर घोंसले हैं और वहाँ पे कोई पक्षी ना भी हो तो भी घोंसले देखकर तुम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई चिड़िया का, कोई पक्षी का घर है, तभी तो उसने वहाँ पे घोंसला बनाया होगा। तो घोंसले को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पे पक्षी भी आए हैं। ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये अंडे हैं। क्या तुम जानते हो ये किसके अंडे हैं? नहीं? चलो मैं बताती हूँ। ये कोयल के अंडे हैं। कोयल कभी भी अपने अंडों को अपने घोंसले में नहीं रखती, वो किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में अपने अंडों को दे देती है। ये कोयल के अंडे हैं। अगर तुमको आसपास कहीं कोयल के अंडे दिखाई दें तो तुम तुरंत पहचान ले सकते हो कि ज़रूर आसपास यहाँ पे कोयल भी आई होगी। बच्चों, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है? ये है मधुमक्खी का छत्ता। तो इसके छत्ता देखोगे जब किसी पेड़ के आसपास तो तुरंत समझ सकते हो कि इस यहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं, वो भी एक सजीव हैं। इस प्रकार हमको अलग अलग प्रकार के हमको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देगी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जानवर प्रत्यक्ष रूप से हमको इस समय दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे थे और आकर चले गए। इन चिन्हों को देखकर हमने उसका पता लगा दिया। ठीक है, तो इस चित्र में भले वो चीज़ें हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो चिन्ह हमको दिखाई देते हैं तो हमको वो पता लगता है कि वो जानवर यहाँ पे आए थे और अब चले गए हैं। एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। यानी एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के सजीव दिखते हैं, उसे उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिक जो लोग होते हैं ये दिन रात उसका निरीक्षण करते हैं, अलग अलग स्थितियों में उनका निरीक्षण करते हैं और कई कई सालों तक उसका निरीक्षण करते हैं। तब कहीं जाकर वैज्ञानिकों को किसी क्षेत्र विशेष की जैव विविधता विश्वसनीय प्रतीत होती है। अब आगे चलते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण यानी परिसर। जैसे मान लो ये आपको दिखाई दे रहा है विद्यालय का परिसर। आप लोग को विद्यालय का परिसर कैसा दिखाई देता है? सुंदर दिखाई देता है। चित्र में ये विद्यालय का परिसर बहुत ही सुंदर है। आगे चलो, आगे देखेंगे ये कौन सा परिसर है? ये एक बाजार का परिसर है। बाजार के परिसर में गंदा हो जाता है, गंदा दिखता है। हम सुनते हैं आसपास कि बाजार बहुत ही गंदा था। इस प्रकार परिसर का अर्थ होता है आसपास का स्थान। घर और विद्यालय के परिसर की अपेक्षा जो गांव का परिसर होता है वो अधिक विस्तृत होता है, विशाल होता है, खुला हुआ होता है। घर का परिसर तो छोटा सा ही होता है, विद्यालय का परिसर भी छोटा होता है, मगर घर और विद्यालय के परिसर की अपेक्षा गांव का परिसर अधिक विस्तृत होता है। प्राणियों, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियों जैसे बहुत से घटकों का हमारे जीवन से संबंध होता है। परिसर के ऐसे सभी घटक जिनका हमारे जीवन से संबंध होता है उनके मेल द्वारा पर्यावरण बनता है। समझ गए ना बच्चों?
सजीव और निर्जीव भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके बीच में आपस में सदैव कुछ लेन देन अर्थात अंतरक्रियाएं होती रहती है। पर्यावरण विज्ञान में इन्हीं अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चलो हम एक आगे का चित्र देखते हैं। इससे तुम्हें समझ में आएगा कि किस प्रकार सजीव और निर्जीव आपस में उनका संबंध होता है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे इस चित्र में आपको कुछ सजीव दिखाई देंगे, सजीव के घटक दिखाई देंगे और कुछ निर्जीव दिखाई देंगे। जैसे ये बतख है। बतख क्या होता है? सजीव है। इसके बाद में इसके बाजू में है तिलचट्टा। तिलचट्टा भी सजीव है। अगला प्राणी है सांप। सांप भी सजीव होता है। ये है चूहा। चूहा भी क्या है? सजीव है। ये है मछली। मछली भी सजीव होती है। बाघ। बाघ भी सजीव है। गाय। गाय भी सजीव है। यहाँ पे एक पेड़ पड़ा हुआ है। मैंने कहा था पेड़ भी सजीव होते हैं, मगर देखो ये पेड़ जो है वो सूखा हुआ है और जड़ से उखड़ा हुआ है। तो अब हम इसे सजीव तो नहीं कह सकते, अब ये निर्जीव हो चुका है। उसी प्रकार बादलों से बरसात हो रही है, मगर ये भी सजीव नहीं, निर्जीव है। यहाँ पे एक पत्थर दिखाई दे रहा है। पत्थर भी निर्जीव होता है। यहाँ पे पत्ते पे चिपका हुआ एक कीड़ा दिखाई दे रहा है। कीड़ा भी एक सजीव होता है। यहाँ देखो बच्चों, एक तालाब का चित्र दिखाई दे रहा है। तालाब भी है, ये जो है वो निर्जीव है। गिरगिट। गिरगिट भी सजीव होता है। चील। ये चील का चित्र है। चील भी सजीव होती है। यहाँ पे पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ सूर्य है। ये पृथ्वी की दृष्टि से यहाँ पे ये निर्जीव है, ये सजीव नहीं है। ये हाथी। हाथी का चित्र है, ये भी सजीव है। और अंत में ये अंतिम चित्र है, सारस का चित्र है, ये भी सजीव है। अब इन चित्रों में आप लोग को कुछ परस्पर संबंध नज़र आ रहा होगा। जैसे ये जो पेड़ है, सूखा हुआ पेड़ है, हो सकता है कि सांप इसमें अपना घर बना ले और वो उसमें छुप के रहने लगे। चूहा जो है इस पत्थर के अंदर बिल बनाकर इसके अंदर रहने लगे। ये दिखाई दे रहा है तालाब। तालाब में अंदर मछलियाँ हो सकती है। हाँ, उस मछलियाँ जो है वो तालाब के अंदर रहती है। इस तालाब में पानी कैसे भरता होगा? ये बादलों से आने वाली पानी के बरसात से ये तालाब भरता है। अब सभी सजीवों को प्रकाश, ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? वो सूर्य से प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी सजीव और निर्जीव, इनका आपस में परस्पर संबंध होता है। बिना निर्जीव के सजीव भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। सजीव और निर्जीव आपस में उनका परस्पर अंतरक्रियाएं होती रहती हैं। इस प्रकार पर्यावरण के लिए सजीव तथा निर्जीव दोनों ही घटक जरूरी होते हैं। यहाँ तक हमने पर्यावरण का संतुलन इस पाठ का आधा भाग समझ लिया है। आगे का आधा भाग हम अगले वीडियो में उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। अब ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त कर देती हूँ।